शुरू की जा रही है। प्रश्न संख्या 1 माननीय सदस्य श्री आदित्य जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या इन कक्षाओं के डिजिटल मोड में होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे पिछड़ गए हैं? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए कक्षाओं और अध्ययन सामग्री के डिजिटल और ऑनलाइन मोड तक पहुंचाने में मदद करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? क्या सरकार ने डिजिटल ऑनलाइन कक्षाओं और अध्ययन सामग्री तक बच्चों तक निःशुल्क पहुंचाने प्रदान करने के लिए मंच शुरू किया है? महोदय, 17 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम ई-विद्या नाम की पहल शुरू की गई, जो शिक्षा के लिए मल्टी मोड पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एक साथ लाने का काम करता है। इसके अलावा दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री प्रदान करने के लिए देश को डिजिटल बुनियादी ढांचा है। यह एक राष्ट्रीय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विचार के तहत शुरू किया गया है। महोदय, कक्षा 1 से 12वीं तक हर क्लास के लिए एक चैनल शुरू किया गया, स्वयंप्रभा टीवी चैनल इसके लिए निर्धारित है। इसके अलावा रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पोर्टल का उपयोग भी शामिल है। साथ ही NIOS वेबसाइट पर डिजिटल एक्सेसिबल सूचना तंत्र और सांकेतिक भाषा में विकसित दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई कंटेंट भी उपलब्ध कराया गया है। ये सभी योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। जिन छात्रों के पास पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है, उनके लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विशेष पहल की जा रही है। वहीं गली गली, सिम सिम, तिली बिली कार्यक्रम, मोटर स्कूल, रोविंग टीचर, प्रोजेक्ट स्माइल की कक्षा, घर पर पुस्तक पहुंचाना, छात्रों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए शिक्षक से कॉल पर बात, ये तमाम कोशिशें की तरफ से की जा रही है। माननीय सदस्य, कोई पूरा प्रश्न? नहीं महोदय, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2 श्री अनुज जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी अभी भी जारी है? माननीय सदनाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री आपको बताना चाहूँगी कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत नेपाल और भारत म्यांमार सीमाओं पर संबंधित सीमा रक्षक बलों, सीमा सुरक्षा बलों, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स द्वारा चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन, अफीम, मारिजुआना आदि जैसे नशीले पदार्थों और हथियार जब्त किए गए हैं। माननीय सदस्य, कोई पूरा प्रश्न? जी महोदय, मैं गृह मंत्रालय से जानना चाहूँगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? मंत्री। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने के लिए सीमा पर मैपिंग की गई है। पहले से ज़्यादा मानव शक्ति की तैनाती की गई है। तस्करी को रोकने के लिए विशेष निगरानी उपकरण लगाए गए। इसके अलावा गश्त और नाका लगाकर सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करके फोर्स मल्टीप्लायर और हाईटेक निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इन कदमों के तहत हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर नाइट विजन डिवाइस, लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, बैटलफील्ड सर्वेलियंस रडार, मानव रहित हवाई वाहनों आदि को शामिल करके सीमा की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सीमा बल और भीतरी क्षेत्रों में विशेष ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। निगरानी चौकियों की स्थापना सीमा पर क्षेत्रग्रस्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी वाले क्षेत्रों में प्रवेश के लिए वाटरक्राफ्ट और बोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 श्री सुशांत जी। रख दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2021 में हमारे देश के समय से पहले मृत्यु के कारण इस्केमिक हृदय रोग जीवन भर के लिए प्रमुख कारण था। ऐसी बीमारी की दवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई कदम कहां उठाया गया है? महोदय धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार हम स्क्रीनिंग हो या PSC, CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसका टेस्टिंग हो, मदर के NC चेकअप को भी मैंडेटरी किया है। लगातार 4 NC तो हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से ही चालू किया जा चुका है, जिससे कि हम इस तरह के हर डिजीज़ को पहले ही डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्राइवेट डॉक्टरों का भी सहयोग होता है। आदरणीय सदस्य को मैं ये कहना चाहूँगा कि NCD क्लिनिक भी चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वी आर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग आवर पेशेंट। धन्यवाद। कोई पूरा प्रश्न?
क्या सिलिकोसिस और तपेदिक जैसी बीमारी के लिए क्रसर धूल की खपत बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है? क्या सरकार ने इस लाइन में कोई अध्ययन शुरू किया है या इसके निष्कर्ष क्या हैं? और इस क्रसर धूल और इसके लिए जिम्मेदार उद्योगों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय सदस्य ने चिंता जताई है कि सिलिकोसिस को लेकर क्या हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई काम चल रही है, मैं यह बताना चाहूँगा सदस्य महोदय को कि हाँ बिल्कुल, सिलिकोसिस हो या अदर काउज के कारण हार्ट डिजीज़ हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, इसके लिए हम सब स्क्रीनिंग भी किया जा रहा है। जो कंपनीज इसके तहत हमारी हेल्थ टीम स्क्रीनिंग भी करती है और ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेपरेट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। इस तरीके से स्क्रीनिंग आगे भी बढ़ा है और इसके तहत हम स्केल ऑफ रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी की भी सुविधा दी गई है और ड्रग्स के लिए हम गाँव तक हमारी आशा बने काम कर रही है। प्रश्न संख्या 4 श्री राजा जी। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि क्या देश जीवाश्म ईंधन की उच्च खपत की चुनौती का सामना कर रहा है? क्या सरकार ने भविष्य में वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए विद्युत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है? धन्यवाद। माननीय मंत्री। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, सरकार साल 2020-21 के दौरान तेल आधारित पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 194.6 MMT, प्राकृतिक गैस की खपत 60.6 BSM है। कच्चे तेल के आयात में कमी लाने के लिए मुख्य रूप से तेल और गैस के घरेलू उत्पादों में वृद्धि और जैव ईंधन जैसे एथेनॉल और जैव डीजल जैसे वैकल्पिक स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। एक वैकल्पिक और हरित परिवहन ईंधन के रूप में बायोगैस को बढ़ावा देने के मकसद से 1 अक्टूबर 2018 को किफ़ायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प नामक योजना की शुरुआत भी की गई। प्रश्न, कोई पूरक प्रश्न? नहीं अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 5 माननीय सदस्य श्री आदर्श। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्रालय से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले युवाओं को धोखाधड़ी और जालसाजी से बचाने के लिए कोई योजना है? महोदय, क्या सरकार का विचार देश में युवाओं को भ्रमित करने वाले एजेंसी के विरुद्ध कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है? कृपया अपना ब्यौरा दें। धन्यवाद। माननीय मंत्री। मैं विदेश मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय को बताना चाहूँगी कि रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले युवाओं को धोखाधड़ी और जालसाजी से बचाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत कड़ी मेहनत की है। लाखों रोजगारों का ब्यौरा ई-माइग्रेट पोर्टल पर डाला गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार का विचार देश में युवाओं को भ्रमित करने वाले फर्जी एजेंटों के विरुद्ध कानून बनाने का भी प्रस्ताव है। महोदय, 2016 की जनगणना के अनुसार हमारी कुछ नीतियां लागू भी की गई ताकि लोग ऑनलाइन जालसाजी और फर्जी एजेंटों से बच सकें। ईमेल और व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए भी लोगों को सचेत किया गया। इस प्रकार हमारी सरकार ने बहुत से बदलाव लाए हैं। धन्यवाद। कोई पूरक प्रश्न? नहीं अध्यक्ष महोदय। आज की संसद की कार्रवाई यही समाप्त।